सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। नाज़रीन, आज शो पे आपके लिए बहुत स्पेशल गेस्ट को बुलाया। कामरान अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन है एप्टमा नॉर्थ के। एप्टमा इज़ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तरीन इंडस्ट्री मानी जाती है, बल्कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। लेकिन आए दिन ख़बरों में, अखबारात के अंदर हमें ये पढ़ने को मिलता है कि वो भी दीगर इशूज़ फेस कर रहे हैं। तो कामरान साहब से पूछते हैं कि सर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आजकल एज वी स्टैंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, इज़ इट ग्रोइंग, इज़ इट स्टैग्नेंट, या कुछ साल पहले बहुत बेहतरीन थी और अब हालात ख़राब? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त एक स्टैग्नेंट स्टेज पे चली गई है। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। चंद साल पहले ये बूम कर रही थी, काफ़ी बूम कर रही थी, और इसमें बहुत पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल इस तरह से है कि आप एज एन पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है, उसका हमें जो बेनिफिट होना चाहिए वो उस तरह है नहीं, बिकॉज़ आगे जिस तरह सनत लगनी चाहिए थी वो हम उस तरह लगा नहीं सके। पिछले 4-5 सालों में सनत काफ़ी लगी, डिफरेंट फाइनेंशियल स्कीम्स आई थी, लाइक LTFF, टर्फ, सब्सिडाइज्ड मार्कअप्स पे, रिड्यूस्ड मार्कअप्स पे, तो उसकी वजह से सनत काफ़ी लगी। लेकिन वक्त के साथ साथ बिजली का नर्ख, गैस का नर्ख, इंटरेस्ट रेट, GST, ये 3-4 फैक्टर्स ने फिर इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी हैम्पर किया। और अगर आप इस पैमाने में देखें कि बांग्लादेश, इंडिया, वहाँ कितनी सनत लगी, हमारे यहाँ कितनी लगी और अब कितनी बंद है, तो वो एक इसमें काफ़ी बड़ा फैक्टर है। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कहा जाता है कि एक लो ROE, लो रिटर्न ऑन इक्विटी इंडस्ट्री है, और उसका एक मॉडल जो बन गया हमारे मुल्क के कि आप बहुत रिलाई करते हैं बैंक लेंडिंग पे। सो ये भी सिस्टम जो है सारा जो है ये बदल रही, जितने सालों से जो माजी की हमारी मिल्स चलती आ रही हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने ये कल्चर बनाया है, या बैंक कसूरवार है, या इसके अंदर हुकूमत जो है वो कसूरवार है, जो उन्होंने इस किस्म का माहौल बना दिया कि बैंक लेंडिंग के बगैर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकती? देखिए, इसमें कुछ बातें सही हैं, कुछ सही नहीं है। येस, इट इज़ लो ROI, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें कभी कभार बड़े अच्छे साल लग जाते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा इसमें मुनाफा भी कमाने को मिलता है, और ये बैलेंस शीट से आपकी रिफ्लेक्ट होता है, और जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट। अगर आप पिछले साल की बैलेंस शीट्स उठाएँ या उससे पिछले साल की बैलेंस शीट्स उठाएँ, तो आपकी टॉप 20, 30, 40 टेक्सटाइल कंपनीज़ ने अच्छा मुनाफा भी कमाया। अब जो आपने दूसरा पॉइंट कहा कि ये काफ़ी बैंक्स देखें, जब तक तो चूँकि ये सबसे बड़ी सनत है पाकिस्तान की, तो बैंक्स ने इसमें बहुत लैंडिंग ख़ुद भी की। ऐसा नहीं है, बैंक से कोई ज़बरदस्ती तो लैंडिंग करा नहीं सकता। अगर आपकी इज्तमाही एक्सपोर्ट पिछले साल की 27.5 बिलियन थी, एंड उसमें अगर $16.5 बिलियन का शेयर टेक्सटाइल का था, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि 60% ऑफ योर एक्सपोर्ट्स आर टेक्सटाइल्स। सो डेफिनेटली बैंक लैंडिंग या बैंक एक्सपोजर टूवर्ड्स द टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी फिर बाय चॉइस इसलिए ज़्यादा होना था। और हमने चूँकि कोई इंडिजिनस इंडस्ट्री या कोई और हमने ट्रेड में घुसा नहीं, पाकिस्तान एज अ कंट्री, ये ना हम डेवलप कर पाए लाइक इंडिया, तो डेफिनेटली इसीलिए बैंक एक्सपोजर इसमें काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, एक इल्ज़ाम जो है वो ये भी लगता है कि टेक्सटाइल जो है वो ज़ाहिर एक्सपोर्ट होती है, ज़र मुबादला आता है, लेकिन सरकार ये कहती है, अक्सर हमने सुना है कि जब एक्सपोर्ट हो जाती है तो एक्सपोर्टर को जितने पैसों की ज़रूरत होती है मज़ीद काम करने के लिए, वो तो वापस मंगवा लेता है, बाकी वो बाहर ही पार्क कर लेते हैं टेक्सटाइल वाले। तो ऐसा इसमें कोई हकीकत है? अगर हकीकत है तो इसको इंश्योर करने के लिए कि पैसे वापस आएँ, क्या तरीका है? सर, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, कभी कभार ना हमारे यहाँ हेयर से चीज़ें जब चल पड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा चल जाती हैं। इसमें कोई ज़्यादा सदाकत नहीं है। मे बी 3 या 4 कंपनीज इस तरह करती होंगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों करती हैं। यहाँ अगर एक कंपनी है और उसने JC पेनी या वॉलमार्ट को अमेरिका में, या UK में नेक्स्ट को, या किसी और ब्रिटिश होम स्टोर्स को, BHS को, अगर उन्होंने माल देना है, तो उन्होंने यहाँ माल प्रोड्यूस करना है,
अमेरिका या लंदन में किसी वेयर हाउस में उस माल को लेके जाना है, फिर 60 से 90 दिन का उधार उस रिटेलर को देना है, जितनी देर में माल बेचे उससे पेमेंट वापस मिले। तो डेफिनेटली 4-5 ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो फिर कंपनीज बनाती हैं ताकि एक वो वेयर हाउसिंग प्लस लॉजिस्टिक्स प्लस फ्रॉम वेयर हाउस टू शेल्फ माल दे सकें। वो फिर वहाँ पेमेंट लेते हैं और फिर वहाँ पेमेंट लेके जितनी पेमेंट वापस भेजनी होती है उतनी रिमिट करते हैं। लेकिन ये मफरूज़ा कि जितनी पेमेंट जो एक्सपोर्ट किया और पेमेंट उधर होल्ड कर ली, वो इसलिए शायद सही नहीं है बिकॉज़ वक्त के साथ साथ और FATF कंप्लाइंसेस में और इन सारी चीज़ों में स्टेट बैंक की रूल्स रेगुलेशंस, प्रूडेंशियल रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे। अगर आपकी एक पेमेंट 30 या 40 दिन से ज़्यादा डिले हुई है तो स्टेट बैंक उल्टा आपको ख़त लिखता है एंड एक सर्टन अमाउंट भी आपके अकाउंट में वो आप ब्लॉक कर सकते हैं अगर आपकी एक एक्सपोर्ट की पेमेंट जो आपने डिक्लेयर की अपने बैंक में वो टाइम से वापस नहीं आती। तो उसमें अब क्वेश्चनिंग और बहुत ज़्यादा हो गया। तो आई डोंट थिंक ये सर मफरूज़ा इतना ज़्यादा ट्रू है। अच्छा सर, बैंकिंग की हद तक बात हो रही थी, एक तो चले लोन लेना जो है वो सारी बात है। उसके अलावा ऑफ कोर्स हमारी तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं वो कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट करके उसी कन्वर्जन करके फिर उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। जो टेक्सटाइल में भी इस किस्म की बहुत प्रोडक्ट्स होंगी जो एक्सपोर्ट होती हैं। सो आज से कुछ मतलब पिछले साल जो थे LCs रिटायर होने के बहुत बड़े इशूज़ थे क्योंकि ऑब्वियसली करेंसी बैंकों के पास पैसे नहीं थे। सो वो सारी चीज़ जो है एक तो उससे कितना डिटरमेंट हुआ आपकी इंडस्ट्री को, एंड सेकेंडली अब ये चीज़ें बेहतर हैं। हैव द बैंक्स लर्नड, हैज़ द स्टेट बैंक लर्नड कि ये चीज़ नहीं करनी, जैसे आपने कहा इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी परसेंटेज रखती है। सो क्या आपको उसके अंदर कोई फेवर भी मिलती है या इट्स ऑल द सेम फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज? सर पिछले गुजरे साल में जो कॉटन क्रॉप हुई है वो पाकिस्तान की बम्पर क्रॉप हुई है एंड उसमें एक आपकी कॉटन क्रॉप जो आपकी सबसे बड़ी कैश क्रॉप है और उससे कोई तकरीबन 1.5-2 करोड़ रूरल आबादी वाबस्ता है। खेती बाड़ी और वही खेतों से गला मंडियों में पहुंचाना, गला मंडियों से जिनिंग फैक्ट्रियों में, जिनिंग फैक्ट्रियों से फिर स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, गारमेंटिंग, डाइंग, फिनिशिंग। तो बहुत ज़्यादा आपकी एक तो 2-2.5 करोड़ की आबादी इस ट्रेड से मुंसलिक है। पिछले साल तो बम्पर क्रॉप हुई लेकिन उससे 5 साल पहले ये क्रॉप 11 मिलियन से डिक्लाइन करते करते ये 8 पे आई, 8 से फिर ये 5 पे गई, फिर 5 पे जाके एप्टमा ने इसमें इंटरवीन किया और एक सेपरेट बॉडी बनाई, एप्टमा कॉटन फाउंडेशन, एंड देखा कि इसकी रूट कॉजेज़ क्या हैं। तो उन रूट कॉजेज़ में आइडेंटिफाई किया गलत बीज मार्केट में, गलत पेस्टिसाइड मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे। तो फिर उसकी कोई थोड़ी सी स्टैंडर्डाइजेशन कराई मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर से एट द नेशनल लेवल एंड प्रोविंशियल लेवल। उसकी वजह से कॉटन क्रॉप रिबाउंड हुई, लेकिन वो रिबाउंड पिछले साल हुई आफ्टर सब्सिक्वेंटली डिक्लाइनिंग फॉर 5 स्ट्रेट ईयर्स एंड हिटिंग अ रिकॉर्ड लो। तो उन 5 सालों में तो काफ़ी इम्पोर्ट हुई। हाँ, पिछले 1-1.5 साल से जब से ये इम्पोर्ट LCs पे बैन लगे हैं या बहुत लिमिटेड इम्पोर्ट LCs खुल रही हैं, वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए खोल रही हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक बैंक को एक्सपोर्ट बिज़नेस दे रहे हैं। अगर मैं एक बैंक को $2 मिलियन का सालाना एक्सपोर्ट बिज़नेस दे रहा हूँ तो मैं $1.5 से $2 मिलियन की LCs उसके थ्रू खोल सकूँगा। बट मेजॉरिटी बैंक्स ने LCs पे ना कर दी थी क्योंकि उनके पास डॉलर्स ही नहीं थे। तो ये एक प्रॉब्लम है जो आज भी एग्जिस्ट कर रही है और आज भी एक इशू है। अभी तक ये मामला रिजॉल्व नहीं हुआ, डिस्पाइट स्टेट बैंक जो मर्जी है, अभी तक ये इशू पूरी तरह से नहीं रिजॉल्व हुआ है। अच्छा सर, ये हम सुनते हैं, अगेन आप बताएंगे कितनी हकीकत है उसमें कि ये जो एप्टमा वगैरह के इलेक्शंस होते हैं इसमें हमारी बड़ी तरीन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बड़े तरीन लीडर्स हैं, चेयरमैन्स हैं बेसिकली, वो भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा क्या होता है इन इलेक्शंस में? ये क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं या किस तरह से ये मेजर ये जो मुल्की सतह की पॉलिटिक्स है ये उसमें कैसे इन्वॉल्व है? सर पिछले 14-15 साल से एप्टमा के बड़े नीट एंड क्लीन इलेक्शंस एंड बाय मेजॉरिटी कंसेंसस हो रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 14-15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शंस नॉन सियासी हैं और इसमें कोई ऐसी मार धाड़ नहीं है एंड एक सर्टन पैनल है और वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो डिलीवर भी कर रहा है। हमारे ग्रुप लीडर भी हैं, तो बड़ा अच्छा हमने परफॉर्म किया। तो मे भी 15 साल पहले सियासी होते तो होते,
अब पिछले 15 साल से टोटली नॉन पॉलिटिकल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि हम इंडिया से और बांग्लादेश से जब भी मुकाबला करते हैं, एक तो हम एनर्जी प्राइसेस की बात करते हैं, वो आप भी बड़ा तफसीलन बताएंगे भी, लेकिन उसके अलावा क्या आपको एक और भी डिफ़िकल्टी पेश आती है कि पाकिस्तानी जो हम लोग हैं, हम एक तो ये कि शायद उस तरह से रेजिमेंटेड नहीं है, उस तरह से स्किल्ड नहीं है हमारी लेबर, और शायद यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट्स भी नहीं है जो उनको स्किलफुल बना सकें, हमारा शायद मिजाज भी वैसा नहीं है, ये भी आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। इसी के अंदर मैं एक ज़िमनी सवाल भी डाल दूँ कि लेबर कॉस्ट कंपेयर पाकिस्तान कंपेयर टू वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश, क्या फ़र्क है? मैं पहले इनके सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, पाकिस्तान रवायती तौर पे पहले बेसिक इंडस्ट्रीज़ में शुरू हुआ था, स्पिनिंग एंड वीविंग, धागा बनाना, कपड़ा बनाना, एंड उसी में चलता रहा पिछले 30, 40, 50 साल। फिर पिछले 20-25 साल से थोड़ा वैल्यू एडिशन, यानी कि होम टेक्सटाइल, बेडशीट्स, गारमेंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, इन चीज़ों का ट्रेंड चला पिछले 25-30 साल में। तो अच्छी चीज़ ये हुई है कि हम रवायती रॉ मटेरियल प्रोडक्शन से निकल के अब हम आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहे हैं। हमारी रवायती यार्न फैब्रिक एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर रही हैं, ऑल्दो भी रिसेंटली रिबाउंड ठीक ठाक किए हैं, लेकिन हमारी जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स हैं फिनिश प्रोडक्ट की, वो काफ़ी इन्हांस हुई हैं और वो इंक्रीज़ कर रही हैं ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स, जो कि मैं समझ रहा एक अच्छा हेल्दी ट्रेंड है। दूसरी बात आपने की कि स्किल नहीं है लेबर। स्किल, अच्छा, चूँकि हम रिवायती इंडस्ट्रीज़ में थे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इधर लोगों को वैल्यू एडिशन की तरफ या वो नेसेसरी ट्रेनिंग नहीं दे सके जिसमें हम गारमेंट इंडस्ट्री में जा सकें। गारमेंट इंडस्ट्री में जाने का फ़ायदा यह है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उसमें एनर्जी कम खर्च होती है, क्योंकि आपने एक बंदे के हवाले एक स्टिचिंग मशीन करनी है, एज़ अपोज टू एक बंदे के हवाले आपने एक 60-70 किलोवाट मोटर वाली मशीन की है और फिर उससे आप प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ ट्रेंड वर्कर उस तरह नहीं है जिस तरह बांग्लादेश में या इंडिया में है, लेकिन अब काफ़ी वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं जहाँ इनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। इसमें आई थिंक टेफ्टा भी इन्वॉल्व है, काफ़ी गवर्नमेंट का इदारा। प्लस जैसे जैसे लोग वैल्यू एडिशन की तरफ गए हैं कि क्या मैं अपना वक्त $1 पर किलो बनाने वाली चीज़ में लगाऊं या एक $9 से $10 वाली जीन्स या टी शर्ट में लगाऊं, तो वो हमारे लोगों का रुझान आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू एडिशन की तरफ हुआ। तो ये भी इशू आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो रहा है। आपने जो पूछा था कि कॉस्ट फैक्टर क्या है, हमारी कहा जाता है हर इंडस्ट्री में जी लेबर पाकिस्तान में बड़ी सस्ती है, ये ऐसी है, क्या वहाँ ज़्यादा सस्ती है या नहीं? इसमें हमें जो एडवांटेज था वो चला गया। आज भी हम कम्पेटिटिव हैं। हमारे यहाँ जो $32,000 बनती है वो कोई तकरीबन एक्सचेंज $32,000 जो बनती है मिनिमम वेज महाना, वो आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से अंदाज़न $115 से $120 बनती है। तो बांग्लादेश में भी है, हमसे सिर्फ सस्ता बांग्लादेश था। बांग्लादेश ने भी फिर हमारे देखा देखी अपने मिनिमम वेज बढ़ाई है, वहाँ पे बल्कि बड़ी फोर्सफुल स्ट्राइक्स हुई थी पिछले साल। सो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की मिनिमम वेज जो है वो ऑलमोस्ट एट पार है। चाइना की मिनिमम वेज हमसे ज़्यादा है, इंडिया की मिनिमम वेज हमसे ज़्यादा है, वियतनाम की भी हमसे ज़्यादा। सो मिनिमम वेज हमारा इशू नहीं है, हमारे इश्यूज़ हैं एनर्जी वाली साइड पर। राइट। सो बिफोर वी गेट टू द एनर्जी वाला एलिमेंट, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो बांग्लादेश हमारे साथ हमेशा से तो कम्पीट नहीं करता, वी वर अबव, हम बेहतर काम कर रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे। वो कौन से ऐसे इकदाम हैं जो बांग्लादेश ने लिए और किए जो वो इतनी तेज़ी से इस इंडस्ट्री में उन्होंने एट पार आए हमारे, या शायद आगे निकल गए हमारे से? तो व्हाट वर द स्टेप्स जो बांग्लादेश ने लिए, और क्या उनमें कोई इस किस्म की चीज़ है जो हम भी सीख सकते हैं और हम कर सकते हैं? सर, अक्सर ना वो जिसे कहते हैं ना राइट प्लेस राइट टाइम, तरजीहात और आपकी प्रायोरिटी, बहसे कौम बहसे नेशन क्या है। आई थिंक उन्होंने बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया था कि बांग्लादेश लैंड मास वाइज एक मुल्क जो द साइज़ ऑफ सूबा सिंध है, आधी ज़मीन आधा पानी, एंड खाने को सिर्फ चावल या मछली है और उसके अलावा और उनके पास कुछ था नहीं।
तो बांग्लादेश की गुड लक ये है कि उन्होंने सन 2002 में अपने आप को दुनिया की 28 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ LDCs में समहाउ डिक्लेयर करा लिया, क्वालिफाई करा लिया कि वो दुनिया की 28 सबसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में 2005 में 2000 से 2002 के विंडो में। उसका बेनिफिट ये हुआ उनको कि उन्हें कुछ रीजन्स में प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिल गई। दूसरा सर, उन्होंने अपने लोगों को काम पे लगाया, उन्होंने आदमियों को, औरतों को घर बैठे गारमेंटिंग पे लगाया, स्टिचिंग इंडस्ट्री में लगाया, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का सफ़र तय किया। सर यहाँ आपको सॉरी रोकूंगा, हमने जाना है ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद यही कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले कामरान साहब से हम डिस्कस कर रहे थे कि बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया जो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आज दुनिया में काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है, और पाकिस्तान कैसे पीछे रह गए। सर, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या इकदाम किए। सर, उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने लोगों को काम पे लगाना है, उनके पास और कोई ज़रिया माश है नहीं, तो उन्होंने एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ सॉर्ट्स इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री अंडरटेक किया, लोगों को काम पे लगाया। वहाँ मेरा ख्याल है होटल्स भी 2 या 3 थे उस वक्त ढाका में, जहाँ सारे फॉरेनर्स आके रहते थे। तो उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के मुताबिक उन्होंने रियलाइज़ किया कि ना वो उधर स्पिनिंग इंडस्ट्री या वीविंग इंडस्ट्री एट लार्ज लगा सकते हैं, तो इस सारे का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करो, उसको वैल्यू ऐड करके कन्वर्ट करके अपना लो कॉस्ट बेस इस्तेमाल करके उसे एक्सपोर्ट करो। चूँकि उन्हें लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का तो टैग मिल गया था, अब प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस उसकी वजह से मिल गई थी। उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उन्होंने एक पूरी गारमेंट इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आबाद हुई या 2-4 साल में आबाद हुई, उन्हें 20 साल लगे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी रही। गवर्नमेंट ने उन्हें कंसिस्टेंट रेट पे बिजली, गैस, इंटरेस्ट रेट्स एंड नेसेसरी सपोर्ट दी, एंड उसके नतीजे में आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 47 से 48 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई है। जस्ट आपको मैं याद दिलाता चलूँ, सन 2008 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 8 से 9 बिलियन डॉलर थी, बांग्लादेश की भी 8 से 9 बिलियन डॉलर थी। हम 2008 से 2024 तक 8 से 19.5 बिलियन को टच करके वापस 16.5 पे आए हैं, और बांग्लादेश 8 बिलियन से 47 बिलियन डॉलर पे गया है। एंड वो मज़ीद तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने 75 से 80 बिलियन डॉलर में जाना आने वाले 5 से 8 साल के अंदर विद लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके पास है, उन्होंने जाना है। हमने 8 बिलियन डॉलर से 19.5 पे गए, लेकिन एट द सेम टाइम हम हर साल बजाय 2 से 3 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करके अपनी जान IMF, वर्ल्ड बैंक इन सारों से छुड़ाते, हम हर साल 2-3 बिलियन डॉलर के कर्जे लेके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, सो हम अक्सर ये सुनते आए हैं ओवर द इयर्स कि टेक्सटाइल वाले मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, टेक्सटाइल वाले बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने लगे हैं, हमारे यहाँ की टेक्सटाइल वाले साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, वहाँ पे मिल लगाने लगे हैं। अच्छा, वो उनमें से कुछ गए या नहीं गए, रिगार्डलेस, इस तरह की बात सुनने का मतलब है कि वो यहाँ पे खुश नहीं है। अच्छा, अगेन एनर्जी पे हम आएंगे ज़रूर, लेकिन उसके अलावा भी कोई रेड टेपिज़म है जिसकी वजह से आप लोग तंग होते हैं? सर, आई थिंक ये मफरूज़ा कुछ हद तक ट्रू है, लार्जली ट्रू नहीं है। कुछ लोग पाकिस्तान से बांग्लादेश गए, वहाँ इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, कुछ लोगों ने इंडस्ट्री लगाई, प्राइमरली गारमेंटिंग इंडस्ट्री जॉर्डन में, श्रीलंका में, आगे पीछे। बट ये आप कहें कि बहुत लार्ज स्केल गए, आई थिंक एक वो शोशा ज़्यादा छूट गया था, रियलिटी कम थी, सो ऐसा नहीं है। बट आज के दिन में आप ये कहें कि इसमें कोई न्यू एंट्री आ रही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हालात, कंडीशंस वाइबल नहीं है। यस, रेड टेपिज़म है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, कुछ 27-28 इदारों की कंप्लाइंसेस होती है, सोशल सिक्योरिटी, बॉयलर इंस्पेक्शन,
एनवायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी, तो इतनी ज़्यादा कंप्लाइंसेस हमें करनी पड़ती हैं और डे टू डे हम बिजली, गैस, एनर्जी के चक्कर में भी पड़े होते हैं कि हम बस यही सारा दिन काम कर रहे होते हैं। FBR गलत नोटिस भेज रहा होता है, FBR क्लाइंट फ्रेंडली नहीं है, टैक्स पेयर फ्रेंडली नहीं है। तो यस, इस तरह के इश्यूज़ काफ़ी हैं। इंडिया में और बांग्लादेश में शायद इतने नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है। राइट, सो अब मेरे ख्याल में आ जाते हैं जो मेन है हमारा एलिफेंट इन द रूम, दी इलेक्ट्रिसिटी इशू। तो सिर्फ जो मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था आजकल कि फेब टू फेब कंपैरिजन एक मैंने देखा, जिसके अंदर जो तमाम डिस्कोज हैं उसके अंदर आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के अंदर 70% लेस यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पंजाब के तमाम डिस्कोज हैं जो आपका डोमेन है नॉर्थ। तो एक तो इसकी वजह क्या है, नंबर 1, और सेकेंडली ये एक सिक्लिकल अब चीज़ बन गई है इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ जो हैं, या आपकी इंडस्ट्री के अंदर जैसे एप्टमा जो है क्योंकि इतनी एक्सपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इससे। अगेन नंबर 1 कि ये है क्यों, किस वजह से। नंबर 2, एप्टमा जो है किस पर्टिकुलर इशू के लिए गवर्नमेंट से लिएज कर रहा है और आगे से क्या आपको जवाब मिल रहा है, वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं? नंबर 1 देखें, एनर्जी जो है वो सबसे प्राइमरी है एंड आफ्टर रॉ मटेरियल इट इज़ द बिगेस्ट कॉस्ट कंपोनेंट जो हमें अफेक्ट करता है। बाकी सारी चीज़ें सैलरीज, वेजेस, वो बात की हैं। आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले तक हमें 9 US सेंट्स की बिजली मिल रही थी, और जो कि आज 17.5 से 18 सेंट की हो चुकी है। तो अगर 3 साल पहले हमें 9 सेंट की बिजली मिल रही थी और आज अगर वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है, तो मैं उस डबल रेट की बिजली के साथ बांग्लादेश या इंडिया या चाइना जहां 8 से 10 सेंट की बिजली है, मैं उनके साथ compete नहीं कर सकता। हमें एक स्टेप और आगे चलते हैं, जो आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं लाइक कज़ाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान, वहाँ 4 सेंट की बिजली है ताकि वो इंडस्ट्रियलाइज हो। उन्हें पता है कि वो लैंड लॉक्ड है, उनका कोई सी पोर्ट नहीं है, जो कुछ निकलना है वो बाय रोड निकलना है, बाय सी नहीं निकलना है या बाय एयर निकलना है। तो वहाँ पे 4-5 सेंट की भी बिजली है। तो अगर हमने इस चीज़ को करेक्ट ना किया या हुकूमत वक्त ने इसे प्रॉपरली एड्रेस ना किया, तो मैं समझ रहा हूँ आप के यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की जगह डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। प्लस ओवर द ईयर्स जितने आपके ये IPPs के मुआहदे हुए हैं वो सॉरी टू से इल प्लान्ड, इल परसीव्ड हुए, एंड उसमें कभी कोई फोरेंसिक ऑडिट या हीट रेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया, एंड आपने उसकी सज़ा खाली एक डोमेस्टिक कंज्यूमर को नहीं पास ऑन की, आपने उसकी सज़ा अपनी इंडस्ट्री को भी पास ऑन की। तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमने उन IPPs को प्रोटेक्ट करना है जिनके साथ हमने गलत मुआहदे किए हैं, या हमने अपनी सनत चलानी है, उन लोगों को रिलीफ देना है। तो ये एक प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स है। गवर्नमेंट के साथ हम लिएज़ॉन कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के साथ भी कर रहे हैं। हमें SIFC से काफ़ी उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेगी, और हम किसी से इसमें कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, बल्कि मज़े की मैं आपको बात बताता हूँ। सॉरी, आपने सब्सिडी का जिक्र किया, तो ये भी कहा जाता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट की तरफ इट इज़ दी मोस्ट सब्सिडाइज्ड इंडस्ट्री बाय द गवर्नमेंट। इसको भी ज़रा आप थोड़ा सा। बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। मुझे याद है मैं ख़ुद पिछले साल जून में सेनेट की नेशनल स्टैंडिंग कमेटी जो मांडवी वाला साहब चेयर कर रहे थे, उनके सामने हम अपेयर हुए थे। हमने बताया था कि गवर्नमेंट कोई 1100 अरब रुपए की सब्सिडीज़ देती है, जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी IPPs को मिलती है, कुछ तकरीबन 200-250 अरब, फिर उसके बाद के इलेक्ट्रिक को मिलती है, फिर वेरियस स्कीम्स में सब्सिडी मिलती है। जो टेक्सटाइल को टैरिफ मिलता था गैस का, बिजली का, जिसको हम रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ कहते थे, उस मद में 70 से 100 अरब की सब्सिडी थी, लेकिन वो ऐसी सब्सिडी नहीं थी कि हम उसे घर लेके जा रहे थे। वो हम बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में लेस्को, फेस्को, मैपको या SNGPL को अदा कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, उसके बदले हमने $12.5 बिलियन की स्टैगनेंट एक्सपोर्ट को 19.5 तक लेके गए। तो ये जो 80 से 100 बिलियन रुपए की सब्सिडी थी ना 3-4 साल के लिए, उसकी कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, द नेशनल एक्सचेकर, सिर्फ 2 से 2.5% थी। अगर वो कंटिन्यू रहता
तो शायद हम ये 19.5 का बैरियर, जब जिस साल आपकी टोटल एक्सपोर्ट 31.5 को टच हुई थी, हम उसको ब्रेक करके $25 बिलियन को टच कर जाते पिछले साल में, एंड इज्तमाही एक्सपोर्ट्स आपकी 37-38 बिलियन डॉलर पे होती है। तो लिहाजा हमने क्या खोया क्या पाया। बांग्लादेश आज भी रिबेट्स दे रहा है और इंडिया ने नई स्कीम्स अनाउंस की जिनमें वो 9-10% रिबेट्स दे रहे हैं ताकि वो अपनी कॉस्टों को नीचे ला के मेड इन इंडिया के ब्रांड को दुनिया में फैलाएं। हमारे पास आज के दिन में ज़ीरो सब्सिडी है, बल्कि आप शॉक होंगे और आपके नाज़रीन को आपके तवसत से आपकी शो से ये पता होना चाहिए कि इस वक्त इंडस्ट्री 222 अरब रुपए की सब्सिडी क्रॉस सब्सिडाइज कर रही है डोमेस्टिक और कमर्शियल की चोरी चकारी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और इनएफिशिएंसीज को। एंड जैसे जैसे आप बिजली महंगी करते जाएंगे सनत बंद होती जाएगी, लेकिन चोरी चकारी, थेफ्ट, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी एंड वो कंट्रोल करना डोमेस्टिक या कमर्शियल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें फिर ये डिस्कोस का स्टाफ भी मिला होता है, कनाइवेंस भी होती है। इंडस्ट्री का ये था कि सिंगल पॉइंट बल्क मीटरिंग, एक पॉइंट पे बड़ा लोड डिस्चार्ज होता था और महीने के एंड पे वो उसकी पेमेंट डिस्कोस को मिलती थी। अब आपने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि लोग गैस पे शिफ्ट हो गए, जो हो सकते थे, सारे नहीं हुए बट जो हो सकते थे वो हुए। तो उसकी वजह से आप जो डोमेस्टिक और कमर्शियल की चोरी चकारी है वो आप इंडस्ट्री से रिकवर कर रहे हैं और इंडस्ट्री पे आपने 222 अरब रुपए का बोझ डाला हुआ। हम ये कहते हैं कि आप ये 222 अरब का बोझ हमसे उतारें एंड लेट अस बी कम्पिटिटिव, ताकि हम एक्सपोर्ट्स, टैक्सेशन, रेवेन्यू अपने काम पे फोकस करें। अच्छा, यहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को रिबेट नहीं मिलती? नहीं सर, ख़त्म हो गई। अच्छा, बहुत लिमिटेड है, ना होने के बराबर है। वो भी मेरा ख्याल है सालों साल फंसी रहती है, ना होने के बराबर है सर। अच्छा, दूसरा ये कि जाहिर है मुझे पता है कि हम कोई एक 10 मरले का घर चलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल्स अभी एक ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसकी तरफ आपने देखना शुरू किया है? सर, रिन्यूएबल्स में हमारे कई मेंबर मिल्स, कई हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हाउसेस एंड इवन जो एक्सपोर्ट नहीं भी करते लोग बड़ी तेज़ी से सोलर लगा रहे हैं, एंड जो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। हर किसी को पता है कि हमारे यहाँ ये बिजली और गैस के मसले रिजॉल्व नहीं होने अनलेस गवर्नमेंट बहुत आयरन विल डिटर्मिनेशन शो करे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे एंड डिसाइड करे कि हमने इंडस्ट्री को फिर से कम्पिटिटिव करना है इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में। तो लोगों ने क्या किया, ख़ुद से सोलर अपनी छतों पर लगाना शुरू कर दिया, घरों में नहीं, फैक्ट्रियों के ऊपर, ताकि 6 या 7 घंटे शमसी तवानाई लेके अपनी पावर कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। आपकी जो सोलर जब आप लगाते हैं, आपकी कोई पार्टनर मिल्स वगैरह जो हैं, आई एम श्योर बहुत बड़ा यूनिट होता है, मेगावाट का यूनिट होगा। जी, 2-3 मेगावाट के एवरेज कंजम्पशन है। उसकी गवर्नमेंट आपको अलाउ करता है रिवर्स मीटरिंग, ग्रीन मीटरिंग, या वो आपकी सिर्फ आप गवर्नमेंट तो उसको डिस्करेज करेगा? उसकी वजह ये कि जिस तरह से ये इन्होंने अभी चोरी चकारी का बोझ उठाया हुआ है, जिस वक्त ये ग्रिड से निकल गए और इन्होंने अपने सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तो ये क्यों उठाएंगे गवर्नमेंट का चोरी चकारी का बिल? सर, 1 मेगावाट तक नेट मीटरिंग अलाउड है, लेकिन वो 1 मेगावाट तक नेट मीटरिंग हमारे इसलिए किसी काम की नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ जो एक एवरेज मिल है उसका 2.5-3 मेगावाट का एवरेज लोड है। तो वो अब 1 मेगावाट की नेट मीटरिंग करे या 1 मेगावाट वो खुद दिन में कंज्यूम करे, तो 98% या 95% केसेस में वो खुद कंज्यूम कर रहे हैं। एंड हमने गवर्नमेंट से ये प्ली ली है कि आप हमें नेट मीटरिंग की इजाज़त दें, ताकि हम जब तक सूरज होता है तो हम उस टाइम अपनी सोलर कैपेसिटी को नेट मीटरिंग पर लगा दें और हम अपनी ओवरऑल कॉस्ट को नहीं चलाएं। गवर्नमेंट उस पर सोच रही है। आज भी हमारी जो नए एनर्जी मिनिस्टर साहब हैं, उनसे हमारी इस्तदा थी कि आप हमें अलाउ करें नेट मीटरिंग 1 से 5 मेगावाट। हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट से भी इस्तदा थी और ये चीज़ हमने SIFC के साथ भी टेकअप किया, और एंड वो फुली रिकग्नाइज करते हैं कि प्रॉब्लम्स कितनी हैं बिजली और गैस की मद में इंडस्ट्री को। सर, एक मेरा सवाल, जो अगेन इलेक्ट्रिसिटी वाला तो ऑब्वियसली इशू है, आपका इलेक्ट्रिसिटी के वाले से सवाल था। अच्छा, मेरा सर ये कि आप एक और डिबेट ज़रा, ये तो हमारा नेशनल डोमेस्टिक हमारे खत्ते की हद तक ज़रा डिस्कशन होगी। ग्लोबली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक कॉटन टू मैन मेड फाइबर का एक शिफ्ट है,
पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उसका हिस्सा नहीं बन सका। ग्लोबली मतलब 70s से लेके 2010 ऑनवर्ड्स 40 to 70% इंक्रीज़ आया है कि आप मैन मेड फाइबर के ऊपर जाएँ और उसके थ्रू आप एंड यूज़र प्रोडक्ट्स जो हैं गारमेंट्स वगैरह जो तमाम आपके रिटेल आउटलेट्स वगैरह होती हैं उनके अंदर जाता है। तो हम अभी तक एक कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री से हम इवॉल्व होके फाइबर के ऊपर क्यों नहीं गए? एक तो चूँकि कॉटन हमारी मेन क्रॉप है तो हम बहुत ज़्यादा कॉटन ओरिएंटेड रहे और पाकिस्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की पहचान बहुत ज़्यादा 100% कॉटन प्रोडक्ट्स से थी। वेदर वो आपकी टी शर्ट्स थी, आपके टाउल्स थे मेड इन पाकिस्तान 100% कॉटन, तो वो हमारी एक रीढ़ की हड्डी और स्ट्रेंथ रही है और बेसिस रही है हमारी सारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की। जहाँ तक मैन मेड फाइबर जिसमें मेनली पॉलिएस्टर है, तो पाकिस्तान में 2 या 3 पॉलिएस्टर प्लांट लगे थे, उसके बाद मज़ीद लगे नहीं, लगने चाहिए थे एंड थोड़ा सा उनको टैरिफ प्रोटेक्शनिज्म भी मिली, जबकि इंडिया में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, ताइवान में बहुत ज़्यादा पॉलिएस्टर प्लांट्स लगे एंड वहाँ पॉलिएस्टर की कॉस्ट इज़ चीपर दैन पाकिस्तान में। तो आई थिंक दैट इज़ वन फैक्टर जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा पॉलिएस्टर या पॉली कॉटन्स पे काम नहीं किया। पॉली कॉटन्स पे होता है, काफ़ी काम होता है। पाकिस्तान पॉली कॉटन बेड शीट्स, पॉली कॉटन गारमेंट्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन के सामने आ रहा है, लेकिन जिस स्केल पे होना चाहिए हम उस स्केल पे नहीं पहुँचे। ना ही हमने दूसरे फाइबर्स इतने ज़्यादा एक्सप्लोर किए, कर रहे हैं, लेकिन वी आर लेट इन दैट, नो डाउट। अच्छा, ये एक वजह तो जो बात कर रहे थे कि सर के कॉटन की प्रोडक्शन हमारी कम होती गई, इस दफ़ा तो चले बम्पर क्रॉप हो गई, लेकिन पिछले बहुत सालों से बदतदरीज वो कम हो रही थी। उसमें 2 फैक्टर्स और भी हैं, एक जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, दूसरा गन्ने की काश्त बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ शुगर बिल्स। सो अगेन ये तो सरकार की मदद के बगैर इसको तो रेगुलेट नहीं किया जा सकता। इसको तो मतलब जब तक सरकार का फोकस ना हो, आप जितना मर्ज़ी ख्वाहिश रखें या हम जितनी मर्ज़ी ख्वाहिश रखें, इससे कुछ भी नहीं होगा। सर इसमें आई थिंक एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और लैक थी ना माजी में, वो थी स्टैंडर्डाइजेशन की ऑफ सीड एंड फर्टिलाइज़र। उसकी वजह से आप समझें सदर्न पंजाब से लेके अपर सिंध तक हर इन्फ्लुएंशियल शख्सियत ने, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस का था, चाहे अपोजिशन का था, बड़े बड़े ज़िम्मेदारों ने अपनी ओन सीड कंपनीज बनाई हुई थी एंड वो सीड साइंसेस को एक मजाक बनाया हुआ था। मसलन सीड बनाना एक लाइफ साइंस है और ये एक इतना इम्पॉर्टेंट मजमून है कि अमेरिका में 4 या 5 सीड कंपनीज़ हैं, यूरोप में भी 8 या 9, इससे ज़्यादा नहीं है। इंडिया में मॉन्सेंटो गया था, एक बहुत बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल, उन्होंने पहले पाकिस्तान आना था। हमने वो बोट मिस की आज से 20-22 साल पहले, एक गलत इम्प्रेशन में जाके कि अगर ये बीज इधर आ गया तो यील्डें बहुत बढ़ जाएंगी, यील्डें बढ़ गई तो शायद ज़िम्मेदार की फसल आधी कीमत पे बिके। हमने अपना नुकसान किया क्योंकि हम सोचते बाद में, जज्बात में पहले आ जाते हैं। वही कंपनी इंडिया जाके उस वक्त उनकी इंडिया की 14 मिलियन बेल की फसल को वो 37-38 मिलियन बेल तक लेके गए। बहुत सारे गरीब लोगों को, गरीब ज़िम्मेदारों को उस एक बीज की वजह से वो पॉवर्टी से उठ के मिडिल क्लास में गए, मिडिल क्लास वाले अपर क्लास में गए। और सर इसी तरह तरक्की होती है जब कोई एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है। हमने इधर मक्खी पे मक्खी मारी, हमने कोई इनोवेशन नहीं की, हम इस मफरूज़े में रहे कि फसल का रेट आधा हो जाएगा, जबकि इन रियलिटी आज से 20 साल पहले अगर फुट्टी का भाव रॉ कॉटन का लेट्स से जो भी था, आज उससे 10 गुना ज़्यादा है, 10 नहीं तो 8 गुना ज़्यादा। इसी तरह पैक्ड जिन कॉटन का जो रेट आज से 10 साल पहले था, आज उससे 8 से 10 गुना ज़्यादा है। तो हमने क्या खोया, क्या पाया? हमने बल्कि अपनी क्रॉप को एक दफ़ा नीचे लेके गए, फिर हमारी क्रॉप पिछले साल पिकअप हुई, जबकि इंडिया में मोन्सेंटो की वजह से उनकी क्रॉप ट्रिपल हुई। फिर मोन्सेंटो इंडिया से चला गया, उनकी अपनी पूरे इंडिया की 70 या 80 सीड कंपनीज हैं मैक्सिमम। हमारे यहाँ अनटिल लास्ट ईयर कोई 1100 सीड कंपनीज थी एंड उसमें 90% जाली। तो इस तरह हमने अपनी क्रॉप का सत्यानाश किया। सर बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमने यहाँ जाना है एक ब्रेक के ऊपर। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। अच्छा सर, काम साहब ये बताइएगा कि एक और भी जो बहस छिड़ जाती है पाकिस्तान के अंदर और उससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है कि एक FTA इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ किसी किस्म का हम अग्रीमेंट करें कि वहाँ का रॉ मटेरियल यहाँ आए, यहाँ का रॉ मटेरियल वहाँ जाए, कोई मिलजुल के काम किया जाए। ये बहस बड़ी दफ़ा इस मुल्क में छिड़ी है, कभी सही तरह से हो नहीं पाया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ जो है ये फ़ायदेमंद होगी। एंड इज़ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री होपफुल कि द न्यू गवर्नमेंट या जो नया इंतज़ामिया वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करें? देखिए, इंडिया के साथ जो ट्रेड है ना, मैं समझता हूँ वो एक इवन कील पे होना चाहिए। वो एक हम उन्हें अगर तस्लीम करें तो उन्हें भी चाहिए कि हमें इक्वली एंड इक्विवेलेंटली तस्लीम करना चाहिए। अब हम क्या है कि हमने अपने बॉर्डर खोलने हैं, वेदर हम सी बॉर्डर खोल दें, वेदर लैंड बॉर्डर वाया वाघा खोल दें और वहाँ से हर चीज़ आने दें, एंड वो आप पे 25 या 30% आपकी प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी रखें, तो सर मैं समझता हूँ कि देयर शुड बी ट्रेड अमंगस्ट इक्वल्स, या एटलीस्ट योर प्रायोरिटीज़ शुड बी वेल डिफाइंड। तो अगर तो इंडिया अपने टैरिफ्स ड्रॉप करे और पाकिस्तानी मसनूआत को वहाँ जाने दे तो मेरा ख्याल इसमें कोई हरज नहीं है, बोथ साइड्स स्टैंड टू बेनिफिट। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम बॉर्डर खोल रहे हैं और इंडियन बॉर्डर जो है वो आपकी मसनूआत के लिए बंद रहेगा लेकिन वहाँ से आलू, प्याज, टमाटर आ सकते हैं, तो मुझे इसमें ख़दशा ये है कि जिस तरह हमारी कॉस्ट बढ़ रही हैं, इसमें सबसे पहले आपका ज़मींदार बहुत बुरी तरह से मुतासर होगा, बहुत बुरी तरह से मुतासर होगा। एंड अगर वहाँ से आपकी सस्ती एग्री प्रोडक्ट्स आती हैं तो हम उस ट्रेड से कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, रादर कि हम अपने कोर इश्यूज़ को करेक्ट करें। हम ये कहें कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे वहाँ से सस्ता आलू, टमाटर, प्याज मंगा के, तो यहाँ आपके ज़िम्मेदार का क्या कसूर है? आप फिर इस प्रॉब्लम को आप फंडामेंटली एड्रेस करें रादर दैन कि आप एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढें। प्लस ज़हन में रखें, सबसे पहले पोस्ट पुलवामा इंडिया ने ट्रेड बंद किया था, हमने उसके बाद बंद किया था। अच्छा, एक और चीज़ भी, और पाकिस्तान में आपको पता है कि अक्सर व बेशतर डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और सालों तक ये कोशिश की जाती है, फिर मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है और ये हमने बारहा देखा है। अच्छा, इसमें भी अगेन एक्सपोर्टर्स के बारे में ये सोचा जाता है कि वो अपने डॉलर्स को लेट वापस मंगवाते हैं, या उनको हर वक्त ये खौफ रहता है कि ये ना हो कि हम पहले मंगवा लें और मार्केट उसके बाद अपने आप को करेक्ट कर ले तो हम तो मारे जाएंगे। सो ये जो आर्टिफिशियली या हुकूमत जो अपने पैसे डाल के डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इससे एक्सपोर्टर्स का तो बहुत नुकसान है। सर मेरा ख्याल है इसमें एक तो पहले आपके शो में हमने ये बात की थी कि जो डॉलर्स बाहर होल्ड करना, पेमेंट डिले करना, ये मेरा ख्याल एक ओवर ब्लोन बात है, इसमें इतनी सदाकत नहीं है। जो एलिफेंट इन द रूम है वो था अफगान ट्रांजिट रेट। जब इंटर बैंक रेट 308, 309 था और ओपन मार्केट रेट 325, 330 था, तो ये इन्होंने ये रेट नहीं किया था। ये बेसिकली अफगान ट्रांजिट ट्रेड दिया गया था पोस्ट अफगान कैंपेन या अफगान वॉर। उन 2-2.5 करोड़ हमारी भाइयों को फैसिलिटेट करने के लिए अनफॉर्चुनेटली अफगान ट्रांजिट ट्रेड को बुरी तरह से उन्होंने भी अब्यूज़ किया, हमारे यहाँ चंद लोगों ने अब्यूज़ किया। जिस चीज़ का तखमीना $1-1.5 बिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था फॉर एसेंशियल एंड क्रिटिकल आइटम्स, चूँकि हर चीज़ अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से जाती है, चाहे वो ट्रांसफार्मर है, चाहे वो अद्विया आते हैं, चाहे वो गंदम है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो कपड़ा है, सारी चीज़ें यहाँ से जाती हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो होता क्या था कि इस ट्रेड को बजाय प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाए, बैंक टू बैंक लेके जाया जाए, अफ़गानी यहाँ आता था, डॉलर्स में चीज़ें ख़रीदता था या रुपयों में, एंड वो चीज़ें ख़रीदने के बाद फिर वो आप ही की मार्केट में 5-10% ज़्यादा दैन द इंटर बैंक रेट आपके जितने करेंसी डीलर्स हैं उनसे वो डॉलर क्लीन अप कर रहा था, एंड उन डॉलर्स को क्लीन अप करके जमा करके वापस लेके जा रहे थे, क्योंकि अफ़गानी अब बैंक में तो जा नहीं सकता था जब सारी ट्रेड ही आपकी अनडॉक्यूमेंटेड हो रही थी, कैश पे हो रही थी। तो ये उन्होंने एक्सचेंज रेट इम्बैलेंस क्रिएट किया था, और आपकी IMF की कंडीशन है कि 1.5% से ज़्यादा आपका इंटर बैंक एंड ओपन मार्केट का तफरका नहीं हो सकता। इसमें मैं पूरा क्रेडिट जो हमारे केयर टेकर मिनिस्टर फॉर कॉमर्स रहे थे गौहर एजाज साहब, उनको देता हूँ कि उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये इस वजह से
रुपये की एस्केलेशन हो रही है, तो उन्होंने जब इस पे कर्ब लगाया, चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए, तो वही आपकी डीवैल्यूइंग करेंसी अप्रिशिएट करके आज एटलीस्ट एक जगह पे डिस्पाइट वेरी डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस सर सॉरी, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं और अगेन कामरान साहब को हम फिर दावत देंगे कि शो पे आएंगे, मेरे भी कुछ सवाल जो हैं वो रह गए, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, शो हमारा ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीक आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।